हेलो बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आपके सामने आया हूँ। ये है कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज फॉर केस ऑफ कैपेसिटर्स. So students, we had solved so many questions in which we were able to solve the Wheatstone bridge which was balanced. So what do we mean by balanced and unbalanced Wheatstone bridge? First let me tell you. बच्चों, बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास में 5 कैपेसिटर्स है, इस तरीके से मेरे पास 5 कैपेसिटर्स का सेट है जिसको मैं व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानता हूँ. तो ये रेजिस्टेंस के लिए भी होता है और कैपेसिटर्स के लिए भी होता है. ठीक है. सो हियर वी विल टॉक अबाउट कैपेसिटर्स. सपोज आई एम हैविंग दीज 5 कैपेसिटर्स 1 2 3 4 and 5. So in the case of balanced Wheatstone bridge, what will happen if this is C1, C2, C3, C4 and C5? Then in the case of balanced Wheatstone bridge, the ratio of C1 to C2, C3 is equal to C2 to C4. That means what? C1 upon C3 is equal to C2 upon C4. ये रेशो सेम होता है. ये रेशो सेम होता है तो उस केस में हम C5 को हटा सकते हैं. वी कैन इग्नोर इट. तो इसका हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो सर्किट है कैपेसिटर्स का, वो कैसा मिलता है? वो इस तरीके से मिलता है. ठीक है. बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. इस तरीके से आपके पास में सर्किट आता है C1, C2, C3 एंड C4. तो यहाँ C5 को आपने इग्नोर कर दिया. दिस विल बी व्हेन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड. ठीक है. तो बैलेंस के केस में तो बहुत आसानी से फिर आपने ये क्या देखा कि ये दोनों जो हैं ये सीरीज में है और ये भी सीरीज में है और इन दोनों को आप पैरेलल में ऐड कर दोगे. तो आप फाइनली क्या करते हो? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. इसी तरीके से C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4. ये आ गए इन दोनों का रिजल्टेंट, ये इन दोनों का रिजल्टेंट. तो इक्विवेलेंट क्या होगा? इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए. तो आंसर आएगा आपका C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4. इस फॉर्मूले को भी आप याद कर सकते हैं. डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. ये कब होगा? जब मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? बैलेंस्ड होता है. बैलेंस से क्या मतलब है? ये रेशियो जो है सेम हो. तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगाइए और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. तो ये तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेते हो. बच्चों, हमको प्रॉब्लम कब आती है? जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है अनबैलेंस्ड होता है. मैंने अन के ऊपर क्यों कॉमा लगाया? क्योंकि अभी हमारा इस पर फोकस है. तो अनबैलेंस होगा तो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं. अनबैलेंस्ड का केस कैसा होता है? अनबैलेंस्ड का केस हम बना लेते हैं. बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसको हम सॉल्व कैसे करें. क्योंकि जितना ये हमको आसान लग रहा है उतना होता नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो हमारा CBSE और जितने भी बोर्ड्स में यूज़ होता है उस मेथड से तो और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है. तो लेट अस से दिस इज़ 1 माइक्रोफैरेड्स, दिस इज़ 2 माइक्रोफैरेड्स, 3 माइक्रोफैरेड्स, 4 माइक्रोफैरेड्स and 5 microfarads. So here we can see that the ratio of 1/3, that is C1 upon C3, 1 upon 3 is not equal to the ratio of C2 upon C4 which is 2 upon 4. ये इक्वल नहीं है. इसका मतलब मेरा ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है कैपेसिटर्स का, इट इज़ नॉट बैलेंस्ड. अब क्या करें हम? तो इसके दोनों केसेस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा. एक केस तो होगा जो आपके काम आएगा फॉर CBSE और बोर्ड में. जब भी आप क्वेश्चंस इस तरीके के आ जाते हैं आपके पास में, तो वहाँ आपको पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ करना होता है. एक दूसरा मेथड और होगा, वो मैं आपके सामने दोनों ही मेथड को डिस्कस करूंगा जो कि आपको कंपटीशन में बहुत काम आएगा. वहाँ आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं करेंगे.
तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में जो सर्किट दे रखा है जिसमें 5 हमारे पास में कैपेसिटर लगे हुए हैं, उसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सबसे पहले आप इमेजिन करिए कि इट इज़ कनेक्टेड टू एन इमेजिनरी वोल्टेज सप्लाई, जिसको आप बैटरीज के नाम से जानते हैं। तो लेट अस से कि ये एक इमेजिनरी बैटरी से पूरा का पूरा सिस्टम जो है मेरा कनेक्टेड है। ऑलराइट, तो इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है इस बैटरी से। तो लेट अस से द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज V एंड अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किस पे काम करता है? चार्ज के कंजर्वेशन के रूल पे काम करता है, जिसका मतलब है अगर यहाँ से चार्ज मेरा प्लस क्यू निकलता है तो वापस मुझे प्लस क्यू चार्ज जो है मेरा इस नेगेटिव टर्मिनल में जाना चाहिए। यानी अगर यहाँ प्लस से प्लस वाले पॉजिटिव टर्मिनल से मेरा क्यू चार्ज अगर बाहर आता है तो वापस भी मेरे नेगेटिव टर्मिनल में क्यू चार्ज मुझे वापस मिलना चाहिए। ओके, तो लेट अस से ये जो चार्ज क्यू है ये यहाँ से मूव कर रहा है और यहाँ पर तक पहुँच के उसे अब 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता इस तरफ जाने के लिए और दूसरा रास्ता इस तरफ आने के लिए। तो लेट अस सपोज कि यहाँ पर Q1 जा रहा है और यहाँ Q2 जा रहा है। ठीक है, अब ये Q1 यहाँ से चला, इस कैपेसिटर को मिला और आगे बढ़ता हुआ गया। इस पॉइंट पे आके दोबारा इसको Q1 को डिवाइड होना पड़ेगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ेगा? 2 पार्ट्स में। तो लेट अस से Q1 में से Q3 पार्ट इस तरफ चला गया। ऐसे ही ये Q2 है, यहाँ से चल रहा था, यहाँ पर भी Q2 चल रहा है। ये Q3 यहाँ से आ रहा है और Q3 किस से जाके मिल रहा है? इस Q2 से जाके मिलता है। तो इस पॉइंट पे मुझे कितना चार्ज मिलेगा? दैट इज़ Q3 प्लस Q2। तो मैं इधर बोल दूँ ये है Q3 प्लस Q2। यहाँ पर मैं चल रहा था, ये Q1 था, Q1 Q3 में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर मेरा कितना चार्ज होगा? यहाँ होगा Q1 माइनस Q3। क्यों ऐसा? क्योंकि Q3 इस पार्ट में ऑलरेडी चला गया है। तो मेरा इस वाली साइड पे कितना चार्ज बचा? Q1 माइनस Q3 का चार्ज मेरे पास में रिमेनिंग बचता है। अब आप देखें इधर Q1 माइनस Q3 यहाँ से गया, यहाँ पर भी Q1 माइनस Q3 होगा, इस जगह पे भी Q1 माइनस Q3 यहाँ से जा रहा है, इस जगह पे कितना होगा? Q2 प्लस Q3। तो आप ये देखते हो Q3 और Q3 इधर कैंसिल हो जाते हैं, माइनस प्लस दिख रहे हैं। Q1 प्लस Q2 इस जगह पे पहुँचेंगे, Q1 प्लस Q2। तो इधर मैं चलूँ तो Q किसके इक्वल था? Q वाज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देख लिया था Q इज़ गेटिंग डिवाइडेड इनटू Q1 एंड Q2। तो यहाँ पर भी मेरा इस विंग पे मुझे कितना मिला? इस विंग पे मुझे मिल रहा है, इन दोनों को मैं ऐड करूँ सो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3 कैंसिल हो गया। लेकिन ये Q1 प्लस Q2 कितना है? Q1 प्लस Q2 Q के इक्वल है। तो मैंने देखा वापस मुझे जो चार्ज है Q मिल जाता है और ये Q चार्ज ही वापस इसके अंदर एंटर हो रहा है। तो ये मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली फंडा है, जिसमें चार्ज को मुझे कंजर्व रखना है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था? मुझे फाइंड आउट करना था कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस पूरे सिस्टम का। कब? जब मेरे पास में सर्किट इस तरीके से हो, जब मेरे पास में ये जो ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज़ अनबैलेंस्ड है ये, है ना, अनबैलेंस्ड है। आप देख सकते हो 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 2/4। तो वो जो फॉर्मूला है हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अब मेरी इक्वेशंस कुछ बनेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्लोज्ड पाथ के अंदर आप साइक्लिक के अंदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये क्लॉकवाइज लीजिए, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास में मैं 2 लूप्स ले रहा हूँ। एक लूप ये लेना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास में कितने वेरिएबल्स हैं? Q1 है, Q2 है और Q3 है। 3 वेरिएबल्स हैं, तो मुझे इक्वेशंस भी 3 चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। पर लेट अस से कि हम इसको क्या 2 इक्वेशन से सॉल्व कर पाएंगे? हमारे पास में चैलेंज आता है कि इसको 2 इक्वेशन से सॉल्व कर लो। तो इधर देखिए आप,
ये है Q1 और ये मेरा पहला क्लोज पाथ, ये मेरा दूसरा क्लोज पाथ. ऑलराइट, दिस इज फर्स्ट क्लोज पाथ, ये दिस इज माय सेकंड क्लोज पाथ. क्लोज पाथ इज दिस वन. ओके, दिस एंड दिस. तो हाउ आई एम गोइंग क्लॉकवाइज. आप एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, क्लॉकवाइज लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चलिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं. तो क्लॉकवाइज में फॉर्मूला क्या है? क्लोज पाथ में पोटेंशियल का सम जीरो होता है. इन ए क्लोज पाथ द सम ऑफ द पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू जीरो. ये कब होगा? क्लोज्ड पाथ में. फॉर क्लोज पाथ सम ऑफ द पोटेंशियल इज जीरो. तो पोटेंशियल वी नो दैट Q is equal to CV. So V is equal to what? Q upon C. तो अब Q अपॉन C को इस क्लोज पाथ में मुझे जीरो के इक्वल करना है. तो यहां से मैं चला तो अब प्लस और माइनस में समझूं, ये इस तरफ से प्लस जा रहा है तो ये मेरा प्लस साइन, ये हो गया माइनस. आगे बढ़ा प्लस माइनस, यहां से जा रहा हूं प्लस माइनस, आगे बढ़ा प्लस माइनस, इस तरीके से आगे जा रहा हूँ प्लस माइनस. तो प्लस माइनस आपको लगाना अगर आ गया है, कौन सा आपका प्लेट प्लस होगा कौन सा माइनस होगा. बेसिकली जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, हम पॉजिटिव डायरेक्शन प्लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट करें तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको आप पहले प्लस लिखोगे. तो ये Q1 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये आपको प्लस लेना है, दूसरा एंड नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ से ये आगे चार्ज मूव कर रहा है तो ये वाला प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा. यहाँ से इस तरीके से चार्ज जा रहा है, ये हो गया आपका प्लस एंड, ये हो गया माइनस एंड. आगे बढ़े यहाँ पर प्लस और माइनस, ये चार्ज यूँ मूव हो रहा है प्लस और माइनस, आगे जा करके ये बैटरी में जा रहे हैं. तो बेसिकली आपको प्लस माइनस लगाना आ गया. अब मुझे इसके अंदर सम ऑफ द वोल्टेज इज जीरो. तो सम ऑफ द वोल्टेज कैसे लिखूं मैं? सबसे पहले यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ कितना इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. फॉर्मूला गिवन है Q बाई C. तो यहाँ Q इज गिवन बाय Q1. तो मेरा, और कैसे फाइंड आउट करूँगा? देखिए यहाँ से चला तो यहाँ आया तो माइनस है, तो मुझे सेकेंड वाली प्लेट लेनी होती है कैपेसिटर की. तो मैं कैसे लिखूँगा? माइनस Q1 अपॉन 1. आगे बढ़ता हूँ, Q3 ये प्लस है, आगे बढ़ रहा हूँ तो माइनस आया. इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, देखिए इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, माइनस पे रुका, आगे बढ़ा माइनस, तो वापस क्या आएगा? माइनस Q3 अपॉन 5. और आगे बढ़ा तो ये फर्स्ट प्लेट को छोड़ दीजिए, सेकंड प्लेट पे जो चार्ज है वो लेना है. यहाँ पर भी वही किया था, फर्स्ट प्लेट को छोड़ा सेकंड प्लेट पे चार्ज, फर्स्ट प्लेट को छोड़ा सेकंड प्लेट का चार्ज. तो यहाँ पर से यूँ आऊँगा तो इस जगह पे कौन सा है? सेकंड प्लेट पे चार्ज प्लस है, तो यहाँ क्या लगा दूँ? प्लस. और इस प्लेट पे चार्ज कितना है? Q2. तो प्लस Q2 और इसका कैपेसिटेंस कितना है? 3. तो अपॉन 3 इक्वल्स टू 0. बहुत सिंपल है. तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में जो इक्वेशन आती है वो एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए. तो ये आ जाएगी आपके पास में -15 Q1 माइनस 3 Q3 एंड प्लस 5 Q2 इक्वल्स टू 0. क्योंकि डिनोमिनेटर में 15 आएगा, एलसीएम 15 है, तो 15 को आप इस तरफ ले जाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा. तो ये इक्वेशन आपकी बन गई. तो ये तो आ गई आपकी. इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये मेन इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई. ऑलराइट, इसी तरीके से मैं सेकंड लूप लेऊँगा. सेकंड लूप किस तरीके से चल रहा है? तो कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए आप. सबसे पहले अगर मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है तो यूँ बढ़ रहा हूँ मैं, तो ये प्लस और ये नेगेटिव प्लेट है तो माइनस लिख दूँ. अब इस पर चार्ज कितना है? ये रहा Q1 माइनस Q3. तो इधर आ जाएगा आपका माइनस ऑफ Q1 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय इस पे पोटेंशियल, इस पे कैपेसिटेंस वो है 2. आगे बढ़ा, यहाँ आया माइनस और ये दूसरी प्लेट लेनी है मुझे, प्लस इस पे चार्ज कितना है? Q3 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस दैट इज 4. आगे बढ़ा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस लूँ और चार्ज कौन सा है? Q3. तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस
Q3 अपॉन इस पे कैपेसिटेंस की वैल्यू वो है 5, सो दिस इज इक्वल टू 0। इसको भी मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो मेरे पास में Q1, Q3 और Q2 में इक्वेशन आएगी। तो इसको आप सॉल्व करें तो मेरे पास में जो वैल्यू आती है दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं, इट इज़ इक्वल टू माइनस, क्योंकि इसका एलसीएम बनता है 4, 5 4 जा 20 एलसीएम बन रहा है, यानी कि इसको मुझे 10 से इंटू करना है। तो मेरे पास में आता है -10Q1 प्लस, अब ये वापस करूँगा तो माइनस, यहाँ पर 10 से इंटू कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं जो है इंटू करूँगा 5 से, इसको इंटू करूँगा 4 से। तो इनको ऐड करूँ तो 5 + 4 9 और यहाँ पर 10 है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 19Q3। इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, यही आएगा 19Q3 प्लस 5, जो डिफरेंस निकलेगा इनका 5Q2 इट इज़ इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई थर्ड। तो ये इक्वेशन आप देखेंगे, ये इक्वेशन आप देख लीजिए और ये इक्वेशन आप देख लीजिए, ये दो इक्वेशंस अब मेरे पास में आ गए। अब मुझे बस सॉल्व करना है। तो इधर देखें, मुझे जो आंसर लेके आना है वो Q की टर्म्स में लाना है। तो मैं कोशिश करता हूं कि Q3 को मैं इन दोनों इक्वेशन की मदद से रिमूव कर दूं। तो रिमूव करने के लिए क्या करूं? तो इस वाली पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं? 19 से। इस पूरी इक्वेशन को मैं 19 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इस वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसा करने से क्या होगा, ये मुझे 19 इंटू 3 Q3 दिख रहा है और यहाँ 19 इंटू -3 Q3 दिख रहे हैं। उनको मैं जब ऐड कर दूँ, इन दोनों 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ, तो ये वाली टर्म Q3 वाली टर्म हट जाएगी। तो ऐसा करने के बाद में ऐड करेंगे आप लोग, तो ऐड करके मैं इक्वेशन डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, आप उसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो जब आप इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन आती है -315 ऑफ Q1 प्लस 110 Q2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से Q1 इन टर्म्स ऑफ Q2 आपको मिल जाता है, दैट इज Q1 इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 315। Q1 इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले गए प्लस हो गया, तो 110 Q2 डिवाइडेड बाय 315। तो इसको फर्दर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट Q1 इज इक्वल टू 60, नहीं 5 से डिवाइड किया, सॉरी, तो इट इज 22/63, है ना। 5 से डिवाइड कर दें, 22/63, 22/63 Q2। तो ये मेरे पास में Q1 की वैल्यू आ गई। अब बच्चों Q1 की जो वैल्यू है, Q1 की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो Q1 को मैं इस पे रख दूं तो मेरे पास में क्या आ जाता है, Q इज इक्वल टू 22/63 Q2 प्लस Q2। तो यहाँ से इनको मैं ऐड करूँ तो मेरे पास आता है 85 Q2/63 इज इक्वल टू Q। सो Q2 इज इक्वल टू 63/85 Q। ये वैल्यू आ गई। तो ये मैंने देख लिया, Q2 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ Q। Q2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q, इसको मैं 4th पॉइंट डाल रहा हूँ। अब आप ये जो वैल्यू है इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी। सो Q1 विल बी इक्वल टू, इसको मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 22/63, Q2 की जगह पे रखा 63/85 Q। तो आई विल गेट Q1 इज इक्वल टू 22/85 Q। ये आ गया मेरे पास में Q1। चलिए, तो मुझे Q1 और Q2 मिल चुका है, Q1 और Q2 मिल चुका है। अब मुझे Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं ये Q1 और Q2 को
इस वाली वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में या थर्ड इक्वेशन, दोनों में से किसी में भी पुट कर सकता हूँ। तो जब मैं पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है मुझे, तो मेरे पास में आता है माइनस, लेट अस सपोज मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, तो -15 22/85 Q प्लस 5 टाइम्स ऑफ Q2, तो 5 टाइम्स ऑफ 63/85 Q, और ये -3Q3 को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो वो इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3Q3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास में Q3 की वैल्यू क्या आती है, Q3 की वैल्यू आ जाती है 1/17Q। तो ये मेरे पास में 3 इक्वेशंस आ गई, 4, 5 एंड 6। ये सभी किसकी टर्म्स में आ गई, Q की टर्म्स में आ चुकी है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा एक काम हो गया इंपॉर्टेंट। अब मुझे क्या करना है, तो अब नेक्स्ट आप देखिए, ये जो है एक और इक्वेशन अब मुझे बनानी है और उससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्लोज्ड पाथ लूँगा। ये जो मेरे पास में सर्किट है इसका मैं क्लोज्ड पाथ ले रहा हूँ। तो लेट अस से यहाँ से ये क्लोज पाथ लेने का कारण क्या है और मुझे V को इन्वॉल्व क्यों कर रहा हूँ मैं, V को इन्वॉल्व इसलिए करता हूँ क्योंकि इसका मुझे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज V इक्वल टू, V विल बी इक्वल टू Q अपॉन C। Q टोटल चार्ज था, तो टोटल कैपेसिटेंस इस पूरे का दैट इज इक्वल टू व्हाट, C इक्विवेलेंट। तो अब मुझे इस V को इन्वॉल्व करना है, क्यों करना है, क्योंकि इसमें C इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इस क्लोज पाथ को ले लूँ मैं, आप कोई सा भी क्लोज पाथ ले सकते हैं, चाहे आप ये लीजिए, ये वाला पाथ लीजिए, चाहे आप यहाँ से चल के ये वाला पाथ लीजिए, चाहे आप ये पाथ लीजिए, तो कोई सा भी पाथ ले सकते हैं। तो मैं पाथ को लिख देता हूँ, कौन सा ले रहा हूँ, A B यूँ चल रहा हूँ, C, ये है D, ये E, और ये वापस आया F पे। तो मैं किस तरीके से चल रहा हूँ, मैं इस तरीके से चल रहा हूँ, A B C D E और F। तो A B C D E F ऐसे करके क्लोज पाथ बना रहा हूँ मैं, ये क्लोज पाथ है ना, ये पूरा वाला। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, B से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले चार्ज ये आएगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, Q1, और उसका कौन सा लूँ मैं, माइनस। सो माइनस Q1 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कैपेसिटेंस ऑन दिस 1। आगे बढ़ा, इस पॉइंट पे यहाँ पर भी माइनस है, सो माइनस Q1 माइनस Q3, Q1 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय 2। आगे गया यहाँ से और यहाँ पर आया, और इसका मुझे लेना है प्लस, क्योंकि सेकेंड वाला टर्मिनल देखना है। तो प्लस V, पर V को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, Q अपॉन C इक्विवेलेंट, इट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिलता है Q अपॉन C इक्विवेलेंट, इसको मैं इस तरफ लेके जाऊँ, इज इक्वल टू Q1 अपॉन 1 प्लस Q1 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय 2। ऑलराइट, यहाँ तक आ गया। Q1 कितना था मेरा, तो Q1 की वैल्यू थी, हमने निकाली थी, Q1 इज इक्वल टू 22/85Q। तो वो मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूँ, Q3 कितना है, -1/17Q। ऑलराइट, तो ये वैल्यू मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, इसमें सब्सटीट्यूट करना है मुझे ये वाली वैल्यू। तो मेरे पास में आंसर कितना आएगा, Q1 इज 22/85, सो 22/85 टाइम्स Q डिवाइडेड बाय 1। ओके,
आगे -1/17 है वैल्यू, तो Q1 की जगह तो वापस वही रखा 22/85 Q माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये देखिए -1/17 और यहाँ जो माइनस लगा हुआ है ये -Q3 की जब वैल्यू पुट करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ गया मेरे पास में Q/17 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास में मुझे वैल्यू मिल गई है। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है मुझे, तो मेरे पास आ जाता है ये Q कॉमन लिया सब जगह से, तो Q मैंने कॉमन ले लिया, फाइनली मुझे मिलता है 22/85 प्लस 22/85 प्लस 1/17 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू Q/C²। तो ये Q और ये Q कैंसिल हो गया। तो फाइनली इसको सॉल्व करूँ मैं, तो मेरे पास में आ जाता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 71 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे 71/170। सो दिस इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 170/71। तो बच्चों ये था प्रोसेस बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये मेथड हालांकि बहुत आपको लगता है कि ये लंबा मेथड है, पर जब भी हमको अनबैलेंस्ड ब्रिज मिलता है तो हमें आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो हम क्या मेथड यूज़ करें कि एग्ज़ाम में ये मेथड हमको ना करना पड़े, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी मेथड है। हालांकि आपके जो बोर्ड के अंदर प्रिस्क्राइब्ड मेथड है वो यही है। तो जो दूसरा मेथड मैं आपको बताना चाह रहा था उस मेथड का नाम है बच्चों स्टार डेल्टा मेथड। तो ये मेथड आप याद करें, स्टार डेल्टा। बच्चों जो नॉर्मल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड था टू सॉल्व अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इन द केस ऑफ कैपेसिटर, वो काफ़ी लेंदी था। तो उस मेथड को आप कंपटीशन में यूज़ करेंगे तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो स्टार डेल्टा मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप बहुत आसानी से अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मेथड क्या है आइए मैं समझाता हूँ। तो स्टार का मतलब है अगर मेरे पास में कुछ इस तरीके से कनेक्शन हो, तो एक स्टार बन रहा है, आप देख रहे हैं ये एक स्टार है, तो इसको मैं कहता हूँ स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अब मुझे डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो डेल्टा का सिंबल होता है बच्चों इस तरीके से उल्टा ट्राइंगल, ये है मेरा डेल्टा सिंबल। तो कैपेसिटर के केस में ये कैसा दिखेगा, कैपेसिटर के केस में ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये कैपेसिटर के केस में ये मेरा, जिसको मैं वाई डेल्टा भी बोलता हूँ, स्टार डेल्टा को आप क्या बोलेंगे वाई डेल्टा भी बोल सकते हैं। तो ये वाई दिख रहा है आपको, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इस तरीके के सर्किट में। तो इस तरीके के सर्किट में कैपेसिटर्स कहाँ लगे हुए होंगे, कैपेसिटर्स अब लगे होंगे इस जगह पे। तो ये पूरा सर्किट को मैं इस तरीके से कन्वर्ट करके बता दूं तो वो मेरा कहलाता है स्टार टू डेल्टा मेथड। अब ये जो स्टार है कई बार आपको इस तरीके से भी दिखेगा, तो यहाँ ये सिंपली एक वायर है ना, वायर के अंदर कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं। तो इसको मैं यूं भी दिखा सकता हूँ, इस तरीके से भी। तो ये दोनों सेम है, तो चाहे सर्किट मेरा इस तरीके से दिख रहा हो आपको, उसको भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं डेल्टा में, या इस तरीके से दिख रहा हो। अब मैं व्हीटस्टोन की बात करूं, व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों मेरे पास में कुछ ऐसा होता है। 5 मेरे पास में कैपेसिटर्स लगे हैं, तो इसमें आप इस पार्ट पे गौर से देखिए, ये वाला पार्ट आपको इसके जैसा लगेगा। तो अब अगर मैं इस पार्ट को, इस स्टार कनेक्शन को डेल्टा में अगर कन्वर्ट कर लूं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। तो वो मैं कैसे करता हूं,
तो इसके लिए आपको याद रखना होगा बच्चों, उसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम कैसे करते हैं उस पे चलते हैं। तो अगर मेरे पास में इस तरीके का कनेक्शन हो या इस तरीके का कनेक्शन हो, तो उसको मैं डेल्टा में कन्वर्ट कैसे करूं। तो आप इसको यहां देखिए, मेरे पास कनेक्शन है इस तरीके का, ऑलराइट। लेट अस से ये जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू है कैपेसिटेंस की C1, ये है C2 और ये है C3। तो मुझे इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो आप इमेजिन करिए कि यहाँ एक लाइन है और ये इमेजिन कर लीजिए, इसको मैं इससे जोड़ रहा हूँ, और यहां से मैं इसको इससे जोड़ रहा हूं। लेट अस से कि ये है मेरा CA, ये है मेरा CB और ये है मेरा CC। तो जो CA है इसकी जो वैल्यू होती है CA की, दैट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 इंटू C2, C1 को C2 से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3 में। सिमिलरली CB क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, C2 इंटू C3, C2 इंटू C3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। सिमिलरली ये वाला क्या होगा, C1 इंटू C3, C1 इंटू C3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बहुत आसानी से फॉर्मूला याद कर सकते हो आप। कैसे किया, C1 को अगर यहाँ पर मैंने ये C1 है, ये C1, ये C2 है और यहाँ पर आपका C3, C4 और C5 है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कहाँ बनेगा, इस जगह पे। यहाँ से यहाँ आप एक कैपेसिटर बना सकते हैं। इसी तरीके से इन दोनों का कहाँ बनेगा, इस जगह पे। इन दोनों का किस जगह बनेगा, इस जगह पे। तो उनकी वैल्यूज आप इस वाले फॉर्मूले से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे, इधर देखिए, अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था, एक सिंपल सा हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है 1 माइक्रोफेरेड्स, ये है 2 माइक्रोफेरेड्स, ये हमने 3 लिया था, 3 माइक्रोफेरेड्स, और ये है मेरा 5 माइक्रोफेरेड्स और ये है 4 माइक्रोफेरेड्स। ऑलराइट, तो अभी आपने देखा ये बैलेंस नहीं है, 1/3 इज नॉट इक्वल टू 2/4। तो इस कनेक्शन को मैं इसी पॉइंट पे चलता हूं। तो यहां से आप एक डेल्टा कन्वर्जन में चल रहे हैं। तो ये मेरा स्टार है, इसको मैं डेल्टा में कन्वर्ट कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ये है इस तरीके से, ये हो गया। तो अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमने देखा था CA इज इक्वल टू वॉट, C1 C2 प्लस इन तीनों का। तो यहाँ पर 1, 2 और 3rd ये है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 इंटू 2 प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 5। तो 1 प्लस 2 होता है 3, डिवाइडेड 3 प्लस 5 होता है 8। तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 5, 1 प्लस 2 प्लस 5। तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8। तो 2/8 आ गया। तो ये वाला कैपेसिटर कितना हो गया, 2/8 का, 2/8। सिमिलरली इसको फाइंड आउट करो तो 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम 8, तो 10/8। ये वाला कैपेसिटर कितने का आएगा, 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाय 8।
तो अब मेरा ये जो सर्किट है इन तीनों को मैं हटा सकता हूँ, ये वाला, ये और ये, इन तीनों कैपेसिटर्स को मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा? तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अब मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। ये इसकी वैल्यू कितनी है? 2/8, 2/8। ये जाके इससे कनेक्ट हो रहा है, ये आ गया। ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको इस तरीके से है 5/8, और यहाँ आपको दिख रहा है ये 10/8। तो मेरा जो सर्किट है वो अब इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके से ड्रॉ हो गया है। ये मेरे पास में इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ हो गया। अब ये बहुत आसानी से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप ये देखो, ये दोनों हैं मेरे पैरेलल में, ये दोनों भी मेरे पैरेलल में, आगे ये आपस में जुड़े हुए हैं यानी कि सीरीज़ में, और ये हो गया उनके पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं किससे ड्रॉ कर सकता हूँ? ये हो गया मेरे पास में 2/8, 2/8, और इसको मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, ये कनेक्टेड है तो इसको इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकता हूँ 5/8। ये हो गया मेरे पास में 3, ये आपस में इस पॉइंट पे जुड़े हैं तो लेट अस से ये वाला पॉइंट इस तरीके से है, और कहाँ पर जुड़े हैं? 10/8 से, तो ये हो गया 10/8, और ये इसके पैरेलल में है, ये हो गया 4, और ये आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो 5/8 प्लस 3, तो इनका आंसर क्या आएगा? 5/8 प्लस 3 मेरे पास में हो जाता है 8 3 24 प्लस 5 29, तो 29/8। ये दोनों भी पैरेलल में हैं तो इनका आंसर क्या आएगा? 10/8 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 40, 8 4 32 प्लस दिस 42, 42/8। ऑल राइट, 42/8 को फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास में आता है 21/4, 21/4। अब आप देखोगे ये दोनों सीरीज में हैं, यानी कि ये और ये सीरीज में हैं, तो इनको सॉल्व कैसे करता हूं? मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 29/8 इंटू 21/4 डिवाइडेड बाय 29/8 प्लस 21/4, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ओके, इस पूरे का आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा। ये दोनों सीरीज में हैं, सीरीज में फॉर्मूला क्या है सीरीज का? दो सीरीज में होते तो C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। तो ये आ गया मेरे पास में इस पूरे का सॉल्यूशन। अब ये किसके सीरीज में, किसके पैरेलल में है? इसके पैरेलल में। 2/8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/4, तो इस वाले को मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ। ये 2/8 है, उसको 1/4, तो इसमें 1/4 को आप ऐड कर दीजिए। सो ऐड 1/4 इन इट, सो आई एम एडिंग प्लस 1/4। तो इसको मैं सॉल्व ऐसे कर सकता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू 29/8 इंटू 21/4 डिवाइडेड बाय 29/8 प्लस 21/4 प्लस 1/4। तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करेंगे, योर आंसर इज 170/71। तो हमने ये देखा कि जो स्टार डेल्टा मेथड है उससे ये आंसर बहुत आसानी से हमको मिल जाता है, क्योंकि ये जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट इस तरीके से बन जाता है और उसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये मुझे डायरेक्ट वैल्यू देता है फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये मेथड आपको यूज़ करना है कंपटीशन में। हालांकि बोर्ड में आपका जो मेथड है वो आप स्टार डेल्टा यूज़ नहीं करेंगे। स्टार डेल्टा आपको कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगा, पर आपको जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मेथड है वही आपको यूज़ करना होता है बोर्ड में। तो दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिए हैं।
अब मेजर क्वेश्चंस जो हैं कैपेसिटर्स के, जो सीरीज पैरेलल वाले जितने कॉम्प्लिकेटेड आ सकते थे, अब आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए ग्रेट डे.